Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Sakshi Kaushik. So in today's video, we are going to complete the last part of the chapter attitude, that is attitude change. So before I start with this video, I want to give all of you a small reminder कि अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है दैट वर बेस्ड ऑन एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, सो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें. ऊपर लिंक पॉपअप हो रहा होगा एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज वीडियोज बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वन. सो लेट अस स्टार्ट विद एटीट्यूड चेंज. ठीक है, सो अभी तक हमने कवर किया है कि हम एटीट्यूड कैसे फॉर्म करते हैं, क्या लिंक होता है एटीट्यूड एंड बिहेवियर में. बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन इज कि एक बार ये जो एटीट्यूड हमने फॉर्म कर लिया, कैन वी चेंज दैट एटीट्यूड एज वेल. क्या पॉसिबल है कि वो एटीट्यूड चेंज हो जाए? सो आंसर इज कि येस, पॉसिबल है कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो एंड देर आर टू वेज बाय विच वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड. राइट, तो ये जो दो वेज हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड द सेकेंड वन इज पर्सुएशन. ठीक है, अब क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस और पर्सुएशन? इन अ जिस्ट आई विल टेल यू. सो कॉग्निटिव डिसोनेंस, जस्ट सी द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. कॉग्निटिव डिसोनेंस में एटीट्यूड चेंज ड्यू टू पीपल्स ओन इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस. सो कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली एक वैसा टाइप का एटीट्यूड चेंज है जिसमें people introspect their own attitudes and behavior, analyze their own attitudes and behavior, and then they themselves change their attitude. So cognitive dissonance basically ये कहना चाह रहा है कि हम अपना attitude जो है वो खुद ही change करते हैं by analyzing our attitudes and behaviors carefully. Persuasion क्या कहता है? Attempts from others to change how we perceive particular issues. So persuasion में दूसरे लोग ट्राई करते हैं हमारे एटीट्यूड को चेंज करने के लिए. So जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो यही है दैट इन कॉग्निटिव डिसोनेंस हम अपना एटीट्यूड खुद चेंज करते हैं बाय इंट्रोस्पेक्शन एंड एनालिसिस. परसुएशन में अदर पीपल ट्राई टू चेंज आवर एटीट्यूड, दूसरे लोग हमारा एटीट्यूड रिगार्डिंग पर्टिकुलर इशू या पर्सन या पीपल चेंज करने की कोशिश करते हैं. राइट, सो ये दो वेज हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ ऑफ दीज वेज इन ग्रेट डिटेल. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद कॉग्निटिव डिसोनेंस कि विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस हम खुद का अपना जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज करते हैं. सो इन दिस वी हैव टू थ्योरीज. जो फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस में दैट इज दिस सेल्फ परसेप्शन थ्योरी. सो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी वॉज गिवन बाय बेम इन द ईयर ऑफ 1965. ठीक है, तो जो लोग मेरी वीडियोज देखते आ रहे हैं अभी तक, दे मस्ट बी अवेयर दैट बहुत ज़्यादा एम्फोसिस आई पुट दैट यू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज द ईयर जिसमें कोई थ्योरी या कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू ऑल रिमेंबर कि सोशल परसेप्शन थ्योरी किसने दी थी? बेम ने दी थी. कौन से ईयर में? 1965 में. ठीक है, तो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी व्हाट डज इट से? जस्ट फोकस एट द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. When we have no or weak prior existing attitude on a particular issue, we can infer our attitudes from observing our own behavior. तो इन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी बेम ने बेसिकली ये कहा था कि अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जो हमारे लिए काफ़ी एम्बिगुअस है. एम्बिगुअस क्या होता है? काफ़ी अनसर्टेन सिचुएशन है या न्यू सिचुएशन है या अननोन सिचुएशन है. ठीक है, सो अगर हमें किसी इशू के बारे में या किसी ऐसी सिचुएशन में हम आ जाएं जो हमारे लिए न्यू है, तो उस केस में हाउ डू वी फॉर्म आवर एटीट्यूड? हमारा जो बिहेवियर है, हम अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद ही वी एक्चुअली फॉर्म आवर एटीट्यूड. ठीक है, so when we have no or weak prior existing attitude on a particular issue, we can infer our attitudes from observing our own behavior. Now coming on to the second bullet point, predict that behaviors cause attitude. जो आपकी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी बाय बेम है, ये यही प्रेडिक्ट करती है कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं
दैट लीड टू आर एटीट्यूड्स। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड अपने आप से ही कहीं से बन गए, बट इट इज़ आर बिहेवियर जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद एक एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज वीक प्रायर एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड फॉर एटीट्यूड चेंज। दैट मीन्स अगर हमें अपने एटीट्यूड में कोई चेंज लाना है, सपोजिंगली पहले मेरा एक एटीट्यूड था बट नाउ आई वॉन्ट टू चेंज दैट एटीट्यूड, सो एटीट्यूड चेंज के लिए एक वीक प्रायर एटीट्यूड होना ज़रूरी है। मतलब उस पर्टिकुलर इशू पे मेरे को थोड़ी लेस नॉलेज होनी ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी इज़ ऑल अबाउट। Now the second theory that we have to talk about is the cognitive dissonance theory. ठीक है, now cognitive dissonance theory was given by Festinger in the year of 1957. So who gave the cognitive dissonance theory? Please remember it was given by Festinger in the year of 1957. So अब इसके according क्या है? Look at the first bullet point in the blue box. So Festinger argues that behaving in a way that contradicts existing attitudes creates a feeling of discomfort, internal imbalance और dissonance. तो Festinger ने basically cognitive dissonance theory में ये कहा था कि मेरा supposingly एक attitude है that I love dogs. ठीक है, my attitude is I love dogs and I also take care of the dogs whether it is my pet dog or the street dog. ठीक है, बट मेरा जो बिहेवियर है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया मेरे एटीट्यूड से। बिहेवियर क्या हुआ दैट आई वॉज ड्राइविंग द कार एंड बाय मिस्टेक किसी स्ट्रीट डॉग के पैर के ऊपर मेरी कार जो है चली गई। सो मेरा एटीट्यूड तो था दैट आई रियली लव स्ट्रीट डॉग्स एंड आई शुड टेक केयर ऑफ ऑल दी डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स या फिर जो मेरे पेट डॉग्स हैं, बट मेरा जो बिहेवियर हुआ कि मेरी कार जो है एक स्ट्रीट डॉग के पैर के ऊपर से चली गई, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ऑपोजिट हो गए। मेरा एटीट्यूड कुछ था पर बिहेवियर कुछ और हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि माई बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्ट्स माई एटीट्यूड, तो उससे एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आती है, एक इंटरनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसे हम बेसिकली डिसोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया उस केस में व्हाट विल हैपन, मेरे को एक डिस्कम्फर्ट फील होगा, आई विल फील गिल्टी। ठीक है, मेरे को काफ़ी दिनों तक गिल्टी फील होता रहेगा दैट उस डॉग को चोट लग गई बिकॉज ऑफ मी, राइट। सो देयरफॉर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो फेस्टिंगर ने दी थी 1957 में, उसके अकॉर्डिंग यही है दैट इफ़ वी डू एनी बिहेवियर दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद आवर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड देन दैट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट जिसको हम कहते हैं डिसोनेंस। ठीक है, देन पीपल वुड लुक फॉर वेज टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। तो इस केस में किसी भी इंडिविजुअल को देखो डिस्कम्फर्ट none of us want that guilt feeling, right? So in this case people will look for explanations. वो अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो डॉग के ऊपर कार चला दिया, आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई बिहेवियर। मे बी मैं ये कह सकती हूँ कि वो डॉग बीच रास्ते में बैठा था, या मे बी आई कैन सी कि मेरा ध्यान नहीं था उस वक्त गाड़ी चलाते हुए, दैट इज़ वाई बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। सो आई ट्राई एंड गिव एक्सप्लेनेशन टू माई बिहेवियर। मैं अपने बिहेवियर को क्यों एक्सप्लेनेशंस देना चाहूँगी, ताकि आई कैन गेट रिड ऑफ दैट डिस्कम्फर्ट एंड दैट गिल्ट फीलिंग। But if they do not find any explanation, then they change their attitude to avoid dissonance. तो फेस्टिंगर ने ये कहा था कि पहले तो people will look for explanations ताकि वो अपने behavior को explain कर सकें और discomfort को avoid कर सकें। But अगर उन्हें कोई suitable explanation नहीं मिलेगी अपने behavior के लिए, then what majority of the people will do is कि वो अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लेंगे। तो वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे ताकि जो नया एटीट्यूड होगा वो उनके बिहेवियर के साथ मैच कर सके और उनका जो गिल्ट फीलिंग है वो रिमूव हो सके। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी सेज। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी यही चीज़ प्रेडिक्ट करती है दैट बिहेवियर है जो हमारे एटीट्यूड को कॉज करता है। जस्ट लाइक सेल्फ परसेप्शन थ्योरी प्रेडिक्ट करी थी दैट बिहेवियर्स कॉज आर एटीट्यूड, सिमिलरली कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी प्रेडिक्ट करता है दैट बिहेवियर्स कॉज आर एटीट्यूड।
बट एक जो डिफरेंस है दोनों थ्योरीज में वो ये है कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कह रही थी कि हमें वीक प्रायर एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है फॉर एटीट्यूड चेंज। दैट मीन्स हमारा एटीट्यूड चेंज हो उसके लिए हमें एक वीक प्रायर एटीट्यूड चाहिए। पर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है, दैट प्रायर एटीट्यूड शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर डिसोनेंस टू अकर। तो ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी है कि अगर हमारा प्रायर एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ही तो हमें फीलिंग्स ऑफ गिल्ट होगी इफ़ वी विल बिहेव इन एन मैनर ऑपोजिट टू दैट एटीट्यूड, राइट। सो ये थी हमारी दो थ्योरीज, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी गिवन बाय बेम इन 1965 एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी गिवन बाय फेस्टिंगर इन 1957. Now the next thing that we have to talk is about an experiment. अब ये जो experiment है काफ़ी important है, so please all of you pay attention, ठीक है। तो ये experiment it was carried out by Festinger and Carl Smith in the year of 1959. Please remember the names as well as the year, ठीक है। किसने किया था, फेस्टिंगर ने and Carl Smith ने 1959 में। Now what was the aim of the experiment? क्यों करा था उन्होंने ये experiment? The aim was to demonstrate the conditions under which cognitive dissonance will change the attitude. So just now we studied the theory of cognitive dissonance, so I hope all of you remember, ठीक है। So फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ के एक्सपेरिमेंट का बेसिकली यही एम था कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे दैट अंडर विच कंडीशंस जो है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारा एटीट्यूड ही चेंज कर देगा टोटली, राइट। सो व्हाट वाज देयर मेथड, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेंट्स लिए। पार्टिसिपेंट्स हैड टू कंप्लीट 2 बोरिंग टास्क। नाउ ये 2 बोरिंग टास्क कौन से थे, फर्स्ट emptying and refilling trays with spools. So what is this trays with spools? Just see this image. इसे हम बोलते हैं trays with spools, हमारी भाषा में अगर हम बोले तो सुई धागा, राइट। सो व्हाट दे हैड टू डू, इन्हें ये सुई धागा खोलना था और फिर वापस से बांधना था। सो दे हैड टू एम्प्टी एंड दे रीफिल द ट्रेज विद स्पूल्स एंड ये करने के बाद द सेकेंड बोरिंग टास्क दैट दे हैड टू डू इज रिपीटेडली टर्निंग 48 वुडन पेग्स ऑन अ बोर्ड। तो ये वुडन पेग्स होते हैं, जस्ट सी दिस इमेज, ये वुडन पेग्स होते हैं। सो 48 वुडन पेग्स उन्हें रिपीटेडली एक बोर्ड पे टर्न करने थे, राइट। सो ये 2 बोरिंग टास्क थे दैट द पार्टिसिपेंट्स हैड टू डू। Then they were required to tell to other new participants that the task was fun and enjoyable. तो देखो ये चीज़, ये 2 बोरिंग टास्क करने के बाद उनको क्या करना था कि उनको बोला गया कि अब जो नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे इस टास्क को करने के लिए, यू हैव टू टेल दोज न्यू पार्टिसिपेंट्स दैट दिस टास्क वाज रियली फन एंड रियली इंजॉयबल। अब ये जो चीज़ हो गई ये उनके ओरिजिनल एटीट्यूड के तो अगेंस्ट हो गई, बिकॉज उनका ओरिजिनल एटीट्यूड का क्या था, दैट द टास्क इज़ वेरी बोरिंग, ये क्या काम है जो हमें करने के लिए दे दिया, इट इज़ वेरी बोरिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो उनके ओरिजिनल एटीट्यूड के अगेंस्ट उन्हें कुछ नए पार्टिसिपेंट्स को बोलना था, दैट वाज कि टास्क वाज रियली फन एंड एंजॉयबल। अब जो है जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था इन पार्टिसिपेंट्स को, राइट। सो हाउ वर दीज पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक ग्रुप तो था वेयर इन द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन $1 फॉर लाइंग। लाइंग क्या था कि जो नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे दे वुड हैव टू टेल दैट द टास्क वाज फन एंड एंजॉयबल। तो ये एक तरीके से झूठ था बिकॉज दिस वाज अगेंस्ट देयर ओरिजिनल एटीट्यूड। सो इन द फर्स्ट ग्रुप पार्टिसिपेंट्स वर गिवन $1 फॉर लाइंग। सेकेंड ग्रुप में वो पार्टिसिपेंट्स थे जिनको $20 दिए गए ये झूठ बोलने के लिए। एंड इन द थर्ड ग्रुप देयर वर पार्टिसिपेंट्स हु वर गिवन नो मनी एंड दे वर ऑल्सो नॉट टोल्ड टू लाई। उन्हें ये भी नहीं बोला था दैट यू हैव टू टेल द न्यू पार्टिसिपेंट्स दैट द टास्क वाज फन एंड एंजॉयबल एंड देयरफॉर दे वर गिवन नो मनी। तो ये जो ग्रुप थी हमारी, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, वेयर दे वर गिवन नो मनी नाइदर वर दे टोल्ड टू लाई। सो दीज वर द 3 ग्रुप्स। एक में पार्टिसिपेंट्स वर गिवन $1 फॉर लाइंग, दूसरे में दे वर गिवन $20 फॉर लाइंग एंड इन द थर्ड वन पार्टिसिपेंट्स वर गिवन नो मनी एंड दे वर ऑल्सो नॉट टोल्ड टू लाई। दिस वॉज द कंट्रोल ग्रुप। नाउ आफ्टर द एक्सपेरिमेंट एंड लाइंग वॉज ओवर, all the participants were told to give their true attitude regarding how fun and interesting they found the task was. तो जब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ओवर हो गया,
क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे? एक्सपेरिमेंट्स में था कि पहले उनको ये 2 बोरिंग टास्क कंप्लीट करने हैं। बोरिंग टास्क कंप्लीट करने के बाद उनको जो नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनको बताना है कि ये जो टास्क है दैट वाज वेरी मच फन एंड वाज वेरी मच इंजॉयबल, और ये 3 ग्रुप्स थी। ये करने के बाद जो है फिर फाइनली एक्सपेरिमेंटर ने उनको बोला दैट नाउ यू हैव टू गिव योर ट्रू एटीट्यूड, कि आपको एक्चुअली ये टास्क कितना फन और कितना इंजॉयबल लगा। नाउ यू आर अंडर नो प्रेशर कि आपको झूठ बोलना है, इंस्टेड यू गिव योर ट्रू एटीट्यूड कि हाउ डिड यू फाइंड दिस टास्क एक्चुअली टू बी। तो रिजल्ट्स क्या थे? वेरी फैसिनेटिंग रिजल्ट, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स थे कौन थे? डू यू रिमेंबर? Those people who were given no money for lying and they were also not told to lie, ठीक है। सो नेचुरल है, कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स दे रेटेड द टास्क एज बोरिंग, उन्हें सिंपली कह दिया दैट द टास्क वाज वेरी बोरिंग। नाउ द ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हु वर गिवन $1 फॉर लाइंग, उन्होंने रेट किया टास्क को एज इंजॉयबल एंड फेवरेबल। सो जस्ट नोट कि अभी उनको झूठ बोलने के लिए कहा भी नहीं जा रहा था, दे हैड टू गिव देयर ट्रू एटीट्यूड रिगार्डिंग हाउ दे फाउंड द टास्क पर्सनली। फिर भी जिन पार्टिसिपेंट्स को $1 दिए गए थे दे रेटेड द टास्क एज वेरी इंजॉयबल एंड वेरी फेवरेबल। देन द पार्टिसिपेंट्स हु वर गिवन $20 दे रेटेड द टास्क एज रिलेटिवली बोरिंग, तो उन्होंने भी टास्क को बोरिंग ही रेट किया इवन दो दे वर गिवन $20। नाउ हाउ कैन वी एक्सप्लेन द रिजल्ट्स? नाउ हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की थी, राइट? इफ़ यू रिमेंबर हमने पिछले वीडियोस में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की थी, अकॉर्डिंग टू विच मैं थोड़ा सा जिस्ट में बता देती हूँ दैट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वी सॉ कि जो रिवॉर्ड्स हैं दे स्ट्रेंथन आवर बिहेवियर एंड पनिशमेंट्स वीकन आवर बिहेवियर, कि अगर हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो वी आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू विद दैट बिहेवियर, और अगर पनिशमेंट मिलेगी कोई काम करने के लिए सो वी विल मे बी स्टॉप डूइंग दैट बिहेवियर, ठीक है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि जो $20 पार्टिसिपेंट्स थे दे शुड हैव रेटेड द टास्क एज मोर फेवरेबल। क्यों? क्योंकि उनको एक बिगर अमाउंट मिला था, है ना। $20 इज अ बिग अमाउंट एज कंपेयर टू $1। सो $20 वाले पार्टिसिपेंट्स को तो टास्क को ज़्यादा फेवरेबल रेट करना चाहिए था एज कंपेयर टू $1 ग्रुप। लेकिन ऑपोजिट हैपेंड, $1 ग्रुप ने टास्क को एज एंजॉयबल एंड फेवरेबल रेट कर दिया एंड $20 के ग्रुप ने टास्क को बोरिंग रेट कर दिया। नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? द बिग क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हो गया, राइट? तो दिस वाज बिकॉज बोथ ग्रुप पार्टिसिपेंट्स एग्जिबिटेड बिहेवियर ऑपोजिट टू देयर ओरिजिनल एटीट्यूड। उनका ओरिजिनल एटीट्यूड तो क्या था कि द टास्क इज वेरी बोरिंग, पर उन्होंने एक ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट किया दैट वाज ऑपोजिट टू देयर ओरिजिनल एटीट्यूड। क्या बिहेवियर था? दैट दे लाइड टू द न्यू पार्टिसिपेंट कि टास्क वाज रियली फन एंड एंजॉयबल। अब बिकॉज उनका बिहेवियर और एटीट्यूड डिफरेंट हो गया, जैसा कि यू मस्ट बी रिमेंबरिंग हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में किया था द एग्जाम्पल कि डॉग्स पसंद है बट स्टिल कार चला दी, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हुई कि उनका बिहेवियर और एटीट्यूड डिफरेंट हो गया, बिकॉज ऑफ विच उन लोगों को कॉग्निटिव डिसोनेंस हुआ, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा कि यार माई एटीट्यूड वॉज समथिंग एल्स बट आई डिड समथिंग दैट वॉज ऑपोजिट टू माई एटीट्यूड। तो उन लोगों ने क्या किया? दे ट्राई टू एक्सप्लेन दैट बिहेवियर। तो सबसे पहले तो लोग यही करते हैं ना, दे ट्राई टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। सो इन दैट प्रोसेस जो ग्रुप थी $20 पार्टिसिपेंट्स वाली, ठीक है, आई होप यू ऑल आर विद मी, राइट? सो तो जो ग्रुप थी $20 पार्टिसिपेंट्स की दे हैड अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। उनके पास तो एक अच्छा जस्टिफिकेशन था कि उन्होंने क्यों अपने एटीट्यूड से ऑपोजिट जाके बिहेव किया, और जस्टिफिकेशन क्या था? दैट दे गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। भाई उनका जस्टिफिकेशन ये हो गया दैट चलो मैंने झूठ तो बोला, आई बिहेव्ड समथिंग दैट वॉज ऑपोजिट टू माई ओरिजिनल एटीट्यूड, बट इन रिटर्न मुझे तो $20 भी मिले, तो मेरा तो एडवांटेज हुआ। सो जो $20 वाले पार्टिसिपेंट्स थे वो अपने डिसोनेंस को, अपने जो डिस्कम्फर्ट था, अपना जो बिहेवियर था, दे वर एबल टू ईजिली एक्सप्लेन देयर बिहेवियर एंड विद द हेल्प ऑफ अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो क्योंकि वो ईजिली एक्सप्लेन कर पाए therefore their dissonance got removed via explaining their behavior। तो उनको कोई डिसोनेंस हुआ नहीं, इसीलिए जब उनका रियल एटीट्यूड पूछा गया तो उन्होंने अपना वही एटीट्यूड सामने रखा दैट द टास्क वाज बोरिंग।
बट जो $1 पार्टिसिपेंट्स थे, they did not have a specific justification as they got less amount of money, right? तो $1 पार्टिसिपेंट्स को they really got that feeling कि मैंने अपने एटीट्यूड से ऑपोजिट जाके बिहेवियर क्यों किया. मैंने चलो मुझे $1 मिले, बट $1 इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जिसके लिए मैंने झूठ बोल दिया, राइट. $1 क्या होता है? इट इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मनी एज कम्पेयर टू $20. सो क्योंकि दे वर नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन. वाई वर दे नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन? क्योंकि उन्हें लेस अमाउंट ऑफ मनी मिला, एंड दे स्टार्टेड टू थिंक दैट फॉर दिस लेस अमाउंट ऑफ मनी वी हैव told a lie and behaved in a manner opposite to our attitude, right? Therefore, in order to avoid the dissonance and the discomfort, they changed their attitude and rated the task as favorable. तो इसीलिए फिर $1 पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप ने क्या किया कि पहले उन्होंने अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. जब उनके पास कोई स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाया, जब वो अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लो. तो देयरफॉर ये जो $1 पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप थे उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, एंड दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पे क्यों देखा कि $1 के पार्टिसिपेंट्स ने उस टास्क को इंजॉयबल और फेवरेबल रेट किया इवन व्हेन दे वर नॉट टोल्ड टू लाई, राइट. तो ये हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है तो पहले इंसान अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. व्हेन दे डू नॉट हैव अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन देन दे एंड अप चेंजिंग देयर एटीट्यूड ऑल टुगेदर, राइट. नाउ दैट एक्सपेरिमेंट इज ओवर. नाउ वी हैव टू स्टडी सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिसोनेंस. ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसोनेंस की अकरिंग को अफेक्ट कर सकते हैं कि डिसोनेंस होगा या नहीं होगा. सो इन ऑल देर आर 3 फैक्टर्स. ठीक है, 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर डिसोनेंस अकर्स व्हेन पीपल कैरी आउट बिहेवियर दैट इज इनकंसिस्टेंट विद देयर एटीट्यूड्स एंड हेंस वेदर एटीट्यूड चेंज अकर्स और नॉट. तो हमारे टोटली 3 फैक्टर्स होते हैं जो ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि डिसोनेंस होगा या नहीं होगा. सो व्हाट आर दीज 3 फैक्टर्स? First one is justification, second one is freedom of choice and the third one is investment. तो 3 factors हैं, justification है, freedom of choice है and investment है. So I will quickly discuss all the 3 factors, right? So just see on your screens. सबसे पहले we are going to talk about justification. Justification क्या होता है? Whether people have the justification for behaving in a way that's counter to their attitudes. ठीक है, तो जस्टिफिकेशन हम अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट वेदर पीपल आर हैविंग अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन और नॉट. क्या वो अपने बिहेवियर को जो उन्होंने एग्जिबिट कर दिया है अपने एटीट्यूड के ऑपोजिट, क्या वो उस बिहेवियर को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. तो ये जस्टिफिकेशन फैक्टर होता है, राइट. जो सेकेंड फैक्टर होता है दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. नाउ व्हाट इज इट? वेदर पीपल फ्रीली चूज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर और आर दे फोर्स्ड. तो फ्रीडम ऑफ चॉइस में ये होता है कि जो बिहेवियर कर रहा है कोई इंसान, क्या उन्होंने वो फ्रीली चूज किया था कि येस आई वांट टू डू दिस बिहेवियर, या फिर किसी ने एक्सटर्नल प्रेशर डाला था, फोर्स किया था उनको वो बिहेवियर करने के लिए. दिस बिकम्स द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग डिसोनेंस. और जो लास्ट फैक्टर है दैट इज योर थर्ड फैक्टर, दैट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? द मोर इन्वेस्टेड समवन इज इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, द मोर इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर देयर सेल्फ कंसेप्ट. सो दिस इज वेरी मच ऑब्वियस थिंग दैट वी सी कि अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं मानती हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू में, सो वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे सेल्फ कंसेप्ट के लिए, राइट. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट बेसिकली डिटरमाइन कि डिसोनेंस होगा या नहीं होगा. अब वो डिटरमाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, जस्ट सी नीचे इस बॉक्स की कि कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर्स व्हेन वी हैव नो जस्टिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर. तो अगर हमारे बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं होगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, सो वी विल सफ़र कॉग्निटिव डिसोनेंस. ठीक है, नेचुरल है भाई. अब अगर हम अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी.
सेकेंड इज द बिहेवियर वॉज फ्रीली चोजन बाय अस एंड नॉट फोर्स्ड अपॉन. अगर जो बिहेवियर मैंने किया है अपने एटीट्यूड के ऑपोजिट जाकर, अगर वो बिहेवियर मैंने खुद ही चूज़ किया है, आई हैव फ्रीली चोजन दैट बिहेवियर, और किसी और ने मुझे फोर्स नहीं किया वैसा बिहेव करने के लिए, तब भी कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है. एंड लास्टली, एटीट्यूड इज रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू अस. अगर जो मेरा एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे सेल्फ कंसेप्ट के लिए, देन ऑल्सो कॉग्निटिव डिसोनेंस कैन अकर. पर ऑपोजिट टू दिस, अगर मेरे बिहेवियर के लिए मेरे पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, जैसे उस एक्सपेरिमेंट में $20 पार्टिसिपेंट्स के पास थी, तो मुझे कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होगा एंड आई विल नॉट चेंज माई एटीट्यूड. और फ्रीडम ऑफ चॉइस में अगर मेरे को किसी ने फोर्स किया है वैसा बिहेव करने के लिए एंड आई हैव नॉट चोजन टू बिहेव फ्रीली, मेरे को somebody forced me to behave in that manner, तो भी इन अ सेंस आई कैन जस्टिफाई माई बिहेवियर कि मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रही थी, दैट ग्रुप फोर्स्ड मी टू डू दिस, इसीलिए मैंने अपने एटीट्यूड के ऑपोजिट जाके बिहेव किया. तो उस वक्त भी कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होगी. व्हेन विल कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर? व्हेन वी हैव नो जस्टिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर, व्हेन बिहेवियर वाज फ्रीली चोजन एंड व्हेन द एटीट्यूड इज रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर आवर सेल्फ कंसेप्ट. इन सच केसेस कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर्स. तो इन सारे केसेस में जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस होएगा एंड वी आर मोर लाइकली टू चेंज आवर एटीट्यूड, क्योंकि हम कोई अपने बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमने ऐसा बिहेवियर क्यों किया. तो उस केस में वी आर मोर लाइकली टू चेंज आवर एटीट्यूड. जैसे कि $1 पार्टिसिपेंट्स ने उस एक्सपेरिमेंट में अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया था ऑल टुगेदर, सो लाइकली हमारे भी चांसेस हैं दैट वी विल चेंज आवर एटीट्यूड्स टू फिट इन विद आवर बिहेवियर. तो हम अपने बिहेवियर के साथ क्यों एडजस्ट करना चाह रहे हैं? सो दैट वी कैन अवॉइड ये जो डिसोनेंस की फीलिंग होती है या जो गिल्ट फीलिंग होती है, वी कैन अवॉइड दैट. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 फैक्टर्स वेरी क्लियरली. जस्टिफिकेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है एंड इन्वेस्टमेंट है. So thank you everyone for watching the video so patiently and I hope that you all must have gained some knowledge out of it, right? तो अब जो next video है, this is going to be continued in the next video because एक पूरा video जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, therefore I don't want to get into everything in one single video. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग कि परसुएशन से एटीट्यूड चेंज कैसे होता है. सो इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से कैसे होता है. नेक्स्ट में विल बी डूइंग कि परसुएशन से एटीट्यूड चेंज कैसे होता है. सो इफ यू लाइक द वीडियो गाइज, please hit the thumbs up button. That really motivates me to make more of such videos. Share it with your friends guys who might need videos on psychology. And if you have watched it till here, then please consider subscribing to my channel. It would be a great support. And don't forget to mention your comments in the comment section below regarding how you like the video, what are your suggestions and anything that you want to seek clarifications for. So thank you everyone. Have a good day and bye-bye.